नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में टेंस के बारे में। तो टेंस जो होता है उसको हिंदी में काल कहा जाता है। तो टेंस जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस जो है टेंस को 3 भाग में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को ही हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं, और पास्ट टेंस को कहा जाता है भूतकाल, भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्यत काल। तो ये 3 भागों में बांटा गया है टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। तो आगे पर बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, और इन प्रत्येक के 4 भेद हैं। ये टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के 4 भेद हैं। तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के 4 भेद होते हैं। तीनों के 4 भेद होते हैं। तो जानते हैं प्रेजेंट टेंस हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हम लोग जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद जो होता है वो जानते हैं पहले। प्रेजेंट टेंस का 4 भेद में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी टेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को। तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। पहला 1 नंबर में प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको फिर कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके जानते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 नंबर में जानेंगे हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसा ही अगर पास्ट टेंस के बारे में जाएंगे, पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार। यहाँ खाली नाम चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नाम हो जाएगा, खाली पास्ट लग जाएगा पास्ट टेंस में। और 4 प्रकार पास्ट टेंस का भी होता है। जो फ्यूचर जो पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में नाम सब यही रहेगा, खाली वहाँ शुरू में क्या होगा, फ्यूचर जोड़ेगा, फ्यूचर प्रेजेंट टेंस। जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर फ्यूचर हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ फ्यूचर जोड़ाएगा। तो 4 भेद होते हैं तीनों टेंस के। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस का, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए सिंपल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता है, कैसे जानेंगे कोई वाक्य
सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसका पहचान क्या होता है, तो सबसे पहले पहचान के बारे में जानते हैं, इसका पहचान क्या है। तो जब कोई भी हिंदी वाक्य हो, जब हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है। कोई भी हिंदी वाक्य हो उसको क्रिया के अंत में, यानी क्रिया किसको कहते हैं, तो क्रिया होता है किसी भी काम को करना या होना को ही क्रिया कहते हैं। तो कोई भी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, यानी ता हूँ, ती हूँ, ते हो, इस प्रकार का शब्द अगर रहेगा क्रिया के अंत में तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, देखिए ये क्रिया हो पढ़ धातु से बना है, मतलब पढ़ना क्रिया, तो क्रिया पढ़ हुआ, अंत में क्या जोड़ा है, ता जोड़ा है, पढ़ता हूँ, तो पढ़ के बाद ता है, पढ़ना तो क्रिया हुआ, उसके ता है पढ़ो। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी इंग्लिश में तो क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ, आई क्या होगा, रीड होगा, आई रीड। और कैसे हुआ फिर आगे हम जानेंगे कैसे हुआ, इसके ये तो आपका पहचान हुआ, उसके बनावट इसका जानेंगे। मैं पढ़ता हूँ, वे लोग खेलते हैं, तो ये सब प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य का उदाहरण है। वे लोग खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा इंग्लिश में, तो दे क्या होगा, प्ले, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले होगा, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। उसके बाद हम लोग रांची जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी गो टू रांची, हम लोग रांची जाते हैं, वी गो टू क्या होगा, इसे ट्रांसलेट रांची होगा। तो इस प्रकार का वाक्य यदि रहेगा किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, ते रहेगा, चाहे ती रहेगा, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बोलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका बनावट के बारे में। इसका बनावट होता क्या है, इसका जो बनावट होता है, बनावट सबसे पहले जानते हैं वाक्य तीन तरह का वाक्य होता है, एक एफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट, एफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट के बारे में जानते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होता है, तो बनावट क्या होता है ये टेंस में, तो बनावट जैसे और गणित में बोला जाए इस प्रकार का सूत्र होता है, उसी प्रकार ये क्या होता है, बनावट होता है। और बनावट में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब1 प्लस एस या ईएस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब1 प्लस एस या ईएस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसका बनावट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, और उसके बाद एस या ईएस लगता है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वो भी जानेंगे कहाँ पर एस या ईएस लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, तो ये बनावट होता है। जैसे बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे फिर उदाहरण देते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो वी गो टू स्कूल। और सीता पढ़ती है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, सीता पढ़ती है, तो सीता रीड्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वाक्य में, यहाँ पर देखिए जो वर्ब है उसमें एस लगा और यहाँ नहीं लगा, तो क्यों
इसमें लगा और इसमें एस क्यों नहीं लगा, इसमें एस लगा, सीता पढ़ती है हमें, सीता रेट्स हुआ, और यहाँ पर हम लोग स्कूल जाते हैं एस या एस क्यों नहीं लगा, मैंने गोम में। तो इसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कोई थर्ड पर्सन का करता हो, थर्ड पर्सन एक वचन का करता हो, तो उसके साथ क्रिया के अंत में एस या एस लगाना पड़ता है। तो उसके साथ क्रिया के अंत में एस या एस लगाया जाता है। तो जब बाइक के का कर्ता जो है वो थर्ड पर्सन एक वचन में हो, किसी भी बाइक का कर्ता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब बाइक कोई भी बाइक का कर्ता जो है, कोई थर्ड पर्सन एक वचन का कर्ता हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें एस या एस लगाना पड़ता है। जो क्रिया का मूल रूप है उसमें एस या एस लगेगा। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, तो वह क्रिकेट खेलता है, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा क्या, ही प्लेज क्रिकेट। अब बनावट के अनुसार क्या होता है, आपका वाइक का ट्रांसलेट किया जाता है ही प्लेज क्रिकेट। जैसे यहाँ सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो वह सब्जेक्ट है, वाइक का शुरू वाला शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद वर्ब हो गया आपका खेलना, तो पहले होता है, उसमें एस जोड़ना है। तो इसीलिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन एक वचन करता है, इसलिए एस लगा, प्लेज हो गया, और क्रिकेट उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो ही प्लेज क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, वह क्रिकेट खेलता है। और इस वाक्य में अगर देखिएगा, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो ये और अन्य पर्सन का यदि करता हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस केवल थर्ड पर्सन एक वचन वाले कर्ता के साथ क्या होता है, एस या एस लगा जाता है। और अन्य शेष अन्य कर्ताओं के साथ, शेष जो अन्य कर्ता होता है थर्ड पर्सन एक वचन को छोड़ के, शेष अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया का मूल रूप को ही लिखा जाता है। क्रिया का मूल रूप को लिखा जाता है, यानी वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म होता है, वर्ब का पहला रूप को लिखा जाता है। शेष अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया का मूल रूप को लिखा जाता है। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को लिखा जाता है। केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन एक वचन का करता रहेगा, यानी ही सी इट राम, थर्ड पर्सन का एक वचन का करता रहेगा, ही सी इट राम, उसी के साथ क्या होता है, आपका एस या एस अंत में जोड़ना पड़ता है। बाकी शेष अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को लिखा जाता है। तो चलिए उसके बाद, जैसे कि दूसरा, अगर थर्ड पर्सन अन्य कर्ताओं की बात करें, तो अन्य कर्ताओं जैसे तुम लोग घर जाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू, ये आपका तुम लोग जो है ये सेकेंड पर्सन बहुवचन करता है, तो तुम लोग सेकेंड पर्सन बहुवचन करता है, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग का यू के साथ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, आपका वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो जाना का क्या होगा, गो, तो वी गो टू होम, और कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर जाते हो बोला कि घर जा रहे हैं, तो इसीलिए गो टू क्या होगा, हम होगा। देखिए क्रिया का जो मूल रूप है वो क्रिया का मूल रूप को लिखा गया है, एस नहीं जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का वाक्य यदि रहेगा, हम लोग मैदान में खेलते हैं, हम लोग मैदान में खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी प्ले, हम लोग मैदान में खेलते हैं, वी प्ले इन द प्लेग्राउंड, वी प्ले इन द क्या, प्लेग्राउंड।
हम लोग मैदान में खेलते हैं, वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वी प्ले, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वो हम लोग आपका फर्स्ट पर्सन बहुवचन का करता हुआ वी। तो पर्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर्सन किसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, किसको सेकंड पर्सन, कौन एक वचन का करता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, कौन बहुवचन का होता है, उसको पहले जानते हैं। तो देखिए पर्सन जो होता है, पर्सन जिसको पुरुष कहते हैं पर्सन, और उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल एक वचन और बहुवचन में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो पर्सन जो हो गया, पर्सन को पुरुष भी कहते हैं हिंदी में अगर बात की जाए। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो सबसे पहले 3 तरह का पर्सन होता है। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट पर्सन का एक वचन करता है किसको कहते हैं, आई को। आई का अर्थ क्या होता है, मैं। उसके बाद प्लूरल में यानी फर्स्ट पर्सन बहुवचन का करता किसको कहा जाता है, वी को कहा जाता है। वी का अर्थ होता है हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन का करता हुआ 2 एक वचन और बहुवचन। एक वचन का करता होता है फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई का अर्थ होता है मैं हिंदी में, और सेकंड पर्सन बहुवचन नहीं फर्स्ट पर्सन ही बहुवचन करता होता है वी का अर्थ होता है हम लोग। अब जानते हैं सेकंड पर्सन एक वचन और बहुवचन का करता है। सेकंड पर्सन एक वचन का करता है यू होता है, यू का अर्थ होता है तुम या आप, तुम या क्या होता है, आप होता है, तुम या आप होता है। उसी प्रकार तुम या आप, उसी प्रकार बहुवचन का करता होता है, सेकंड पर्सन बहुवचन का करता यूए होता है। यू का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग होता है, तुम लोग या आप लोग। इंग्लिश में यूए होता है एक वचन में भी और बहुवचन में भी यूए होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक वचन में तुम या आप होता है और बहुवचन में तुम लोग या क्या होता है, आप लोग होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन करता। तो थर्ड पर्सन एक वचन और बहुवचन करता क्या होता है, तो थर्ड पर्सन THRD थर्ड पर्सन एक वचन करता होता है आपका, थर्ड पर्सन एक वचन करता ही सी इट को कहते हैं। ही मतलब वह होता है, वह का प्रयोग ही मतलब वह होता है। ये पुरुष के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए वह के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के लिए वह के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। कोई स्त्री है तो सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन स्त्री के लिए सी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ही सी इट राम। इट का प्रयोग छोटी वस्तु और निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। इसका भी अर्थ होता है यह या वह, और ही सी इट क्या होता है, राम होता है। ही सी इट राम, राम के जगह पर कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, यहाँ स्त्री पुरुष किसी का भी एक व्यक्ति का अगर नाम रहेगा, एक आदमी रहेगा, तो वह थर्ड पर्सन एक वचन का कर्ता कहलाएगा। और उसके बाद ही सी इट राम हुआ। उसके बाद थर्ड पर्सन बहुवचन का कर्ता क्या होता है, दे होता है। दे का अर्थ होता है वे लोग, दे का अर्थ होता है वे लोग होता है। तो ये पर्सन हो गया, 3 तरह का पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड क्या थर्ड। अब फर्स्ट पर्सन एक वचन करता है आई को कहते हैं, आई का अर्थ होता है मैं। अब फर्स्ट पर्सन बहुवचन का करता वी होता है, वी का अर्थ हम लोग, और सेकंड पर्सन एक वचन करता है यू होता है, यू का अर्थ होता है तुम या आप, और सेकंड पर्सन बहुवचन का करता क्या होता है, यू होता है, यू का अर्थ होता है तुम लोग या आप लोग। और थर्ड पर्सन एक वचन का करता ही सी इट राम होता है, और थर्ड पर्सन बहुवचन का करता क्या होता है, दे होता है, दे का अर्थ होता है वे लोग होता है। तो इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन को आपका थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता को कहा जाता है आपका फर्स्ट पर्सन, प्रथम नहीं, फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है आपका, याद नहीं आ रहा, फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष इसको कहा जाता है मध्यम पुरुष, इसको मध्यम कहा जाता है। सेकंड को थर्ड पर्सन को कहा जाता है अन्य पुरुष कहा जाता है। चलिए इंग्लिश में जानिए हम लोग। इंग्लिश में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, वैसा ही 3 तरह का हिंदी में भी क्या होता है, 3 तरह का पर्सन होता है। तो अब एफिर्मेटिव सेंटेंस का तो बनावट हो गया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का, और कहाँ पर एस लगता है कहाँ पर ईएस लगता है ये भी जाने। अब नेगेटिव सेंटेंस जिसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है हिंदी में, सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहा जाता है इसको, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कहा जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस को, नकारात्मक वाक्य। इसका बनावट जानते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य का क्या बनावट, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का बनावट। तो नेगेटिव सब्जेक्ट का बनावट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट प्लस
वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट, डूज नॉट तो सॉरी नहीं लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डूज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है इसका बनावट नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है देखिए वर्ब का पहला रूप ही लिखा जाता है। वर्ब फॉर्म टेंस अगर आपको क्लियर करना है तो वर्ब का पांचों फॉर्म में से कम से कम 3 फॉर्म याद रखना पड़ेगा, क्योंकि V1 V2 V1 V2 V3 V4 टेंस में अलग अलग रूपों का क्या होता है प्रयोग होता है। V1 V2 V4 और क्या होता है V5 होता है। 5 फॉर्म होता है, 5 रूप होता है। तो ये 5 रूप में कम से कम शुरू को 3 रूप आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये चौथा याद नहीं कीजिएगा, अपने चौथा का निर्माण हो जाता है V1 से ही होता है, पांचवा का निर्माण V1 से ही होता है, ऐसे एस लगा के। अब V4 का निर्माण वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग निर्माण जो होता है ING लगा के होता है। जैसे माना कि गो, गो मतलब जाना होता है, वर्ब का पहला रूप क्या होता है गो मतलब क्या होता है जाना, और दूसरा में क्या होता है इसका वेंट होता है गो वेंट, तीसरा रूप होता है गो वेंट गोन होता है, तीसरा रूप होता है जाना का गोन, गो वेंट गोन। और जो आपको चौथा याद रखने का जरूरत नहीं, चौथा पांचवा आपका 3 पहला दूसरा तीसरा याद रखना है वर्ब फॉर्म। तो इसका चौथा रूप हो जाएगा क्या गोइंग, गो पहला रूप होता है वर्ब का, उसमें ING लगा दीजिए, गोइंग हो गया। पांचवा रूप में क्या होगा गोज, GOES गोज, ES लगा के। तो एस या ES लगा देने से वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, पांचवा रूप बनता है। तो आपको याद रखना है वर्ब का पहला दूसरा और तीसरा रूप याद करना है वर्ब फॉर्म में। और जैसे कॉम मतलब क्या होता है आना होता है, कॉम पहला रूप हुआ, दूसरा रूप होता है केम, कॉम केम, तीसरा रूप फिर कॉम होता है, कॉम केम कॉम, कॉम केम कॉम। उसके बाद कॉमिंग ING लगेगा कॉमिंग, और फिर क्या होगा कॉम COMES कॉम्स। ऐसा ये वर्ब रूप याद करना बहुत जरूरी है टेंस के लिए। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का बनावट, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डूज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस एस या एस नहीं लगा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर बात करेंगे बाइक का नेगेटिव सेंटेंस वाला बाइक, तो नेगेटिव सेंटेंस वाला बाइक में राम रांची जाता है, राम रांची जाता है, मान लीजिए राम रांची रांची जाता है तो वो एफर्मेटिव हो जाएगा। राम रांची नहीं जाता है, राम रांची नहीं जाता है, राम रांची नहीं जाता है, राम रांची नहीं जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस का बाइक में ही नहीं जोड़ के। जैसे बाइक के एफर्मेटिव सेंटेंस का यदि राम देखिए यहाँ पर रांची जाता है होता है एफर्मेटिव सेंटेंस का बाइक, तो कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस का बाइक में नहीं लगा देने से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो राम रांची नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा राम डूज नॉट, राम डूज नॉट गो टू रांची, राम डूज नॉट गो टू क्या रांची होगा, राम डूज नॉट गो टू रांची, राम रांची नहीं जाता है, राम डूज नॉट गो टू क्या होगा रांची होगा। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, 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 हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं वी डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड इंग्लिश, वी डू नॉट रीड इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड इंग्लिश। तो यहाँ देखिए डू नॉट और डूज नॉट का यहाँ पर प्रयोग मतलब बनावट में डू नॉट और डूज नॉट है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, कहाँ डूज नॉट का प्रयोग करेंगे, ये मन में सवाल आ रहा है। तो ये देखिए डू नॉट और डू नॉट का प्रयोग के बारे में बताते हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो डू नॉट शब्द का जो प्रयोग होता है वो डूज नॉट एक ही जगह पर होता है, डूज नॉट शब्द का प्रयोग। डूज नॉट है ना केवल थर्ड पर्सन के कर्ताओं के साथ, थर्ड पर्सन का कर्ता जो होता है ही सी इट राम, ही सी इट राम, ही सी जो होता है ही सी इट राम, ही सी इट राम, थर्ड पर्सन एक वचन का कर्ता जो होता है उसी के साथ आपका ये डूज नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में। और बाकी सेंस अन्य कर्ता जो बच रहा है थर्ड पर्सन एक वचन का कर्ता को छोड़ के केवल थर्ड पर्सन केवल थर्ड पर्सन के एक वचन कर्ता के साथ याद रखना है, केवल थर्ड पर्सन एक वचन के साथ ही सी इट राम के साथ डूज नॉट शब्द का प्रयोग करना है नेगेटिव सेंटेंस में। और शेष अन्य कर्ताओं के साथ, शेष अन्य कर्ताओं के साथ, शेष अन्य कर्ता जितना है और थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता को छोड़ के शेष अन्य कर्ताओं के साथ आपका, शेष अन्य कर्ताओं के साथ आपका करना है डू नॉट का प्रयोग, शेष अन्य कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है।
जैसे अनिकर्ता और हो गया, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई यू वी, दे हो गया। ये सब के साथ आपका करना है डू नॉट शब्द का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस वाले टेंस के वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस का। तो ये थर्ड पर्सन का क्या हुआ, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट, राम के साथ डूज नॉट का प्रयोग शेष कर्ताओं के साथ, आई वी यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जब समझ गए, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव के बाद जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य का बनावट क्या होता है, सबसे पहले बनावट जानते हैं क्या होता है बनावट, इसका स्ट्रक्चर। बनावट स्ट्रक्चर जो होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो सबसे पहले क्या आपको डू या डूज शब्द का प्रयोग करना है। पहले डू या डूज प्लस सब्जेक्ट, डू या डूज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे एक्स्ट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये बनावट होता है। डू या डूज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस का, क्या नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है बनावट होता है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला रहेगा तो डू या डूज, कभी कभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य में वाक्य होता है। डू उसमें होता है डू या डूज प्लस बनावट उसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं, देखिए आप जैसे उदाहरण जैसे समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जैसे क्या वह दौड़ता है, क्या वह तेज 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 दौड़ता है। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट। तो आपको डू डूज शब्द का प्रयोग किसके आधार पर करना है, सब्जेक्ट के आधार पर। क्या को हटा दीजिए, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है उसमें शुरू में क्या जोड़ देने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो जाता है। जैसे वो तेज दौड़ता है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ, क्या सब जोड़ दीजिएगा शुरू में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। और एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य में ही ना ही सब जोड़ दिए तो नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनता है। यानी एफर्मेटिव को हम नेगेटिव में बदल सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। ना ही जोड़ के नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य को, और क्या जोड़ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो क्या हुआ तेज दौड़ता है, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, कर्ता के अनुसार डू डूज का प्रयोग। तो वो है थर्ड पर्सन क्वेश्चन करता है तो उसके साथ डूज का प्रयोग हो रहा था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में डूज का प्रयोग हो रहा था। डू डूज में नहीं डूज नॉट, डू नॉट में आपका डूज का प्रयोग हो रहा था थर्ड पर्सन में, तो याद कीजिए। तो इसलिए यहाँ पर लगेगा क्या वो के साथ डूज का प्रयोग होगा। डूज ही रन क्या होगा फास्ट, वो तेज दौड़ता है रन फास्ट। डूज ही रन फास्ट, वो तेज क्या दौड़ता है। और क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेट, तो डू यू, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या होगा डू शब्द का प्रयोग पहले होगा, ये कर्ता का अनुसार तुम है तो उसके लिए डू होगा। डू यू नो इंग्लिश, जानना का क्या होता है नो, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट होता है, इस प्रकार से बनावट होता है। आप जानते हैं और थोड़ा सा और आगे जानते हैं, जैसे हम लोग प्रयोग करने, जैसे व्हाट,
when, what, when, how, why, what, when, how, why, what, when, how, why, where शब्द का प्रयोग, what, when, how, why, where का प्रयोग करने का प्रयोग, तो इसका प्रयोग करने सीखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका प्रयोग करने हम लोग व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर का प्रयोग करना सीखते हैं। और एक टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाइक आपको मिलेगा, उसमें क्या शब्द जो है वो बीच में, व्हाट का मतलब होता है क्या, वो क्या शब्द हुआ, व्हेन मतलब कब होता है, वो बाद में देखने को मिलेगा, मतलब बीच में देखने को मिलेगा, शुरू में नहीं मिलेगा, जैसे कब। उसके बाद हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब होता है कैसे, वाई मतलब होता है क्यों, वाई का अर्थ होता है क्यों। उसके बाद वेयर शब्द जो है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो इस सब का प्रयोग जानते हैं हम लोग। तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर का प्रयोग, तो इस सब का प्रयोग करने सीखते हैं। तो इसका भी क्या होता है, बनावट होता है। तो इसका बनावट क्या होता है, मान लीजिए कि वाक्य में, ये वाक्य कोई भी हिंदी वाक्य में ये बीच में क्या शब्द रहेगा, कब शब्द रहेगा, कैसे, क्यों, वेयर शब्द, कहाँ शब्द रहेगा, तो जानिए वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। लेकिन बीच में ये शब्द रहता है क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, तो उसमें भी वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य ही कहलाएगा। तो देखिए जैसे इसका बाद क्या होता है, ये सबका स्ट्रक्चर। तो ये सब के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, उसका सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब वन लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा ये सबका वाक्य देखिएगा, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर का प्रयोग वाला वाक्य, जैसे क्या, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, अच्छा तुम क्या पढ़ते हो। और उसके बाद ये सब हो गया। और डू डूज का भी प्रयोग होगा, उसके बाद प्लस डू डूज होगा, प्लस हो गया डू डूज, डू या डूज होगा, डू या डूज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आपको अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ऐसे वाक्य में तुम क्या पढ़ते हो, तो तुम क्या पढ़ते हो, देखिए क्या शब्द आ गया बीच में, तुम क्या पढ़ते हो। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आपका डू डूज शब्द का प्रयोग पहले करना है, नहीं डू डूज नहीं, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर का प्रयोग पहले करना है। तो यहाँ क्या शब्द आया है, क्या का अर्थ क्या होता है, हिंदी में व्हाट होता है, तो सबसे पहले व्हाट होगा, व्हाट होगा। उसके बाद डू डूज शब्द का प्रयोग करना है। तो डू डूज शब्द का प्रयोग कैसे कीजिएगा, डू या डूज का, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, डू का प्रयोग होता है, तो व्हाट डू क्या हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, व्हाट डू हो गया, व्हाट डू। उसके बाद क्या होगा, व्हाट डू, और उसके बाद ये सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू, और उसके बाद क्रिया वर्ब, वर्ब क्या है आपका, ये वर्ब क्रिया पढ़ना है तो रीड होगा, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या नहीं। उसके बाद तुम लोग कहाँ रहते हो, 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 तो तुम लोग कहाँ रहते हो। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तुम लोग कहाँ रहते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम लोग कहाँ रहते हो, मतलब तुम लोग कहाँ रहते हो, जो आपका शब्द आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, कहाँ शब्द, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, रहे, तो जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा। कहाँ शब्द आया बीच में, तो कहाँ का अर्थ क्या होता है, वेयर होता है। तो आपको लगाना है सबसे पहले क्या, वेयर का प्रयोग, सबसे पहले वेयर का प्रयोग करना, और उसके बाद डू डू शब्द का प्रयोग करना। तो डू डू शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट तुम लोग है, तुम लोग का क्या होगा, डू होगा, तो वेयर डू, उसके बाद वेयर डू हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना वेयर डू, तुम लोग का क्या होता है यू, वेयर डू यू, और रहना का क्या होता है लिव, वेयर डू यू लिव, लिव आपका क्रिया जो है रहना है, रहना का लिव होता है, वेयर डू यू लिव, तुम लोग कहाँ रहते हो। और वे लोग जब बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों
जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्यों शब्द है तो उसका क्या होता है अंग्रेजी में, क्यों का अर्थ क्या होता है, वाई होता है, तो वाई हो जाएगा वाई। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के अनुसार डू शब्द के बच्चे हैं तो क्या होगा, डू होगा, तो वाई डू, वाई डू। उसके बाद बच्चे का वाई डू, सब्जेक्ट द क्या है, चिल्ड्रेन, वाई डू द चिल्ड्रेन, वाई डू द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, गो टू क्या होगा, स्कूल, गो टू स्कूल, वाई डू द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। उसके बाद वह कैसे पढ़ता है, वो कैसे, वह अंग्रेजी नहीं तो वह अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, वह अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, वो अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, वो अंग्रेजी कैसे पढ़ता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, वो अंग्रेजी कैसे पढ़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव शब्द क्या है, प्रश्नवाचक वाई का शब्द आया है कैसे, कैसे का क्या होता है आपका हाउ होता है, तो हाउ होगा उसके अनुसार, आपका कर्ता के अनुसार हाउ हो गया, कैसे का आप कर्ता के अनुसार डू शब्द का प्रयोग, तो क्या है कर्ता वो है, वो का क्या होता है डूज होता है, तो वह मैंने ही के साथ डूज का प्रयोग होता है, तो हाउ क्या होगा डूज, हाउ डोज आपका ही, हाउ डूज ही। उसके बाद हाउ डूज ही रीड इंग्लिश, पढ़ना का रीड होता है रीड इंग्लिश, हाउ डू मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ डूज ही रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी कैसे पढ़ता है। तो समझ गए कि कैसे व्हाट व्हेन हाउ वाई वेयर का प्रयोग किया जाता है। और तुम लोग गाना कब गाते हो, अच्छा वे लोग गाना कब गाते हैं, 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 तो क्या हो जाएगा वे लोग गाना कब गाते हैं। तो सबसे पहले कब शब्द का देखिए, तो कब क्या होता है, कब का व्हेन होता है, तो व्हेन हो जाएगा। उसके बाद आपका डू शब्द का प्रयोग कर्ता का अनुसार, तो वे लोग है, वे लोग का साथ डू का प्रयोग होता है, व्हेन डू आपका क्या होगा दे, व्हेन डू दे। उसके बाद आपका गाना गाते हैं, गाना गाना क्या क्रिया का गाते का, तो वेयर डू सिंग, सिंग ए क्या होगा सॉन्ग, वेयर डू सिंग ए सॉन्ग, वेयर डू दे सिंग ए सॉन्ग, वे लोग गाना कब गाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो कैसा रहा, अगर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगा तो, और फिर अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ। नमस्कार और जय हिंद।